Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. In this session we are learning principles of inheritance, that is for class 12th, and as you know we have completed a lot of topic in this part, in this lesson. Okay, or I hope so that you are able to understand each and everything, and this is a very conceptual chapter. प्रैक्टिकल भी हम इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ बार बार कि बी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट रहिए अपनी स्टडी को लेके। ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर से कोई जो है वो ऑब्ज़र्व करने वाला नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर जो है कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है आपसे कि अपने आप से ही ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, अपने आप को चीट डेसिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। कंफर्म है नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपके डाउट्स को पहले क्लियर करूँगा, तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। खूब ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, एंथुजियाज़म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग ने प्रीवियस सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि हाउ देयर इज़ ए सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि when there is a sexual reproduction and any organism is produced, any offspring is produced, that offspring is produced of फीमेल। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो मेल है कि फीमेल है, समझ में, ठीक है, कि वो मेल है कि फीमेल है, ये कैसे होता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बुलाते हैं। क्लियर? तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको सर्च करने की मतलब किया कि किस तरह से जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंकिंग, जिनका डिस्क्रिप्शन आपके बुक में भी है। हैंकिंग ने एक्स बॉडी को ऑब्जर्व किया था वाइल स्टडीइंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको पता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो गैमीट जब प्रोड्यूस होते हैं तो एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम उनको ऑब्जर्व उन्होंने किया और दूसरे गैमीट में कोई क्रोमोसोम ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब दूसरा जो गैमीट था उसमें कोई क्रोमोसोम नहीं था, ठीक है, और वहीं पे एक गैमीट था जिसमें एक्स क्रोमोसोम था। तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ ए एक्स बॉडी, कुछ गैमीट्स में एक्स बॉडी होती है, ठीक है, हो सकता है ये सेक्स को डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स को डिटरमाइन करती हो। तो हैंकिंग पूरी तरह से 100% उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। वो तो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूव किया कि जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं या एक्स क्रोमोसोम और क्रोमोसोम नहीं होते, जैसे दो कंडीशन होती है ना, अगर कोई गैमीट है तो उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा, इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो कुछ गैमीट्स में जो मेल गैमीट होते हैं उसमें कुछ गैमीट में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ गैमीट में कोई क्रोमोसोम नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम है, जब वो गैमीट एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज़ करेगा फीमेल वाले से तो फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, और वहीं पे अगर कोई गैमीट है जिसके पास कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, एक्स बॉडी ही नहीं है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन किससे होगा, एक्स वाले क्रोमोसोम से होगा, दैट इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल गैमीट, तो किसका प्रोडक्शन होगा, मेल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन में एक्स और वाई दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर। तो जब वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करता है तो बॉय चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, और वहीं पे जब एक्स और एक्स दोनों के मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, तब गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने यहाँ पे एक साइंटिस्ट का और नाम लगा रखा है जिनका नाम था स्टेवन। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप 7 बनाइए, 7 बनाने के बाद देखो वाई बनाना बहुत आसान हो जाता है, तो 7 बनाया, देखो वाई बना दिया, तो 7 से क्या याद रहेगा, स्टेवन, और स्टेवन से क्या याद रहेगा कि 7 वाई बना लेता है, मतलब वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम के बारे में किसने बताया था, स्टेवन ने बताया था, और एक्स क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया था। क्लियर है? तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा पता लगा। फिर कई सारे टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रखे हैं कि एक्स वाई सिस्टम क्या होता है, मतलब
जो मेल होता है, ठीक है, उसमें XY क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल होती है उसमें X और X। तो आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं आटोसोम्स, ठीक है। आटोसोम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये केवल ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में, इनका कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन पे, इनको बुलाते हैं हम आटोसोम्स। जैसे ह्यूमन में जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 जो होते हैं, ठीक है, मतलब 22 पेयर, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ह्यूमन में अगर हम देखें तो कितने क्रोमोसोम, 22 पेयर्स, 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम्स। ये जो 44 या 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, आटोसोम्स, ठीक है, ये आटोसोम्स हैं। और ये आटोसोम्स क्या होते हैं, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। और वहीं पे एक जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर, ठीक है, 23rd पेयर का मतलब हो गया सबसे लास्ट वाला। तो 23rd पेयर में जो 45 और 46, ठीक है, मतलब जो क्रोमोसोम 45 और 46 नंबर पे होते हैं, ठीक है, जैसे XY इन मेल और XX इन फीमेल, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या बुलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। वाई? बिकॉज दे डिटरमाइन द सेक्स, वो ऑफस्प्रिंग का सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ या सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। तो कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हो गए, दो, एक आटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे ट्रेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आटोसोम्स कैरी करते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आटोसोम्स कैरी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर और ट्रेट्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने लिंकेज में पढ़ा है कि अगर कोई कैरेक्टर अगर वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है तो वो उसी के साथ जाएगा, जहाँ जहाँ सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे वहाँ वहाँ वो कैरेक्टर भी अपने साथ लेके जाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मॉर्गन ने बताया था कि लिंकेज होते हैं, जो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम और आटोसोम्स के बारे में। क्लियर है? तो अगर लिखा है XX और XY सिस्टम, तो इसका मतलब हो गया कि मेल जो मेल है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक में Y क्रोमोसोम है और एक में X क्रोमोसोम है। तो बहुत इजी पार्ट है, आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हो उसको, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा है कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, केवल मैंने आपको सिस्टम लिख रखा है कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो पहला सिस्टम क्या है, XX और XY। किस एग्जाम्पल हैं जिसमें XX और XY सिस्टम होता है, याद रखना, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बता रखा है। जो पहला लिखा है ये फीमेल का है और ये जो दूसरा लिखा है ये मेल का है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि लेडीज़ फर्स्ट, तो इसीलिए सबसे पहले फीमेल का है फिर मेल का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ह्यूमन और ड्रोसोफिला, XX और XY सिस्टम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मतलब जो मेल है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सेक्स को डिटरमाइन करने पे, क्योंकि मेल का ही जो Y क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, वो मेल का मतलब बॉय चाइल्ड का प्रोडक्शन करता है। और मेल दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए देखो लिखा है यहाँ पे कि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रो मतलब दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, XXXO। XO का मतलब क्या हो गया, मेल, और XX का मतलब क्या हो गया, फीमेल। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेल दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक गैमीट में X बॉडी होगी और दूसरे गैमीट में कोई X बॉडी नहीं होगी। तो जिस गैमीट में कोई X बॉडी नहीं होगी, अगर वो गैमीट X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज कर देगा फीमेल से, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, मेल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? और वहीं पे अगर दोनों के X क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा, फीमेल का प्रोडक्शन होगा। तो ये भी बहुत ईजी है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कॉकरोच और ग्रास हॉपर। ये दो टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर XX और XO सिस्टम देखा जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जितनी फीमेल जो है वो एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रही हैं, होमोगैमीट्स हैं। लेकिन यहाँ पे बर्ड के केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोडक्शन करती है, Z एंड W। क्लियर है? अगर तो यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है और जो मेल है वो होमोगैमेटिक है।
क्लियर है? तो यहाँ पे बर्ड के केस में, फिश के केस में आपको जस्ट अपोजिट, मतलब जो भी आप पढ़ते आ रहे थे उससे एकदम अलग मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द फीमेल बर्ड इज़ हेट्रोगैमेटिक। जो फीमेल बर्ड होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है और वहीं पे जो ह्यूमन फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है। तो जस्टिफाई करो, तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है? फीमेल के ऊपर है, ना कि मेल के ऊपर है। क्लियर है? तो इस तरह से ये 3 सिस्टम हो गए। यही 3 सिस्टम आपके सिलेबस में है, ZW और ZZ, XX और XO और XX और XY। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिए। मोस्टली जितने भी स्नेक्स होते हैं उनमें यही सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये क्लियर कर दिया कि कौन कौन से सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक सिस्टम और होता है ZOZZ। अब यहाँ देखो, फीमेल के पास एक क्रोमोसोम नहीं होता है। जैसे कॉकरोच के केस में मेल गैमीट में 2 गैमीट प्रोड्यूस होते थे, एक में एक्स बॉडी होती थी, दूसरे में एक्स बॉडी नहीं होती थी। वैसे ही कुछ मोथ और बटरफ्लाई में क्या होता है कि वहाँ पे एक गैमीट में Z क्रोमोसोम होता है फीमेल में और दूसरे में नहीं होता है। ठीक है, तो जो फीमेल होती है, ठीक है, उसमें 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। एक गैमीट में Z होगा और दूसरे गैमीट में कोई भी Z बॉडी या W बॉडी नहीं होगी। क्लियर है? तो ये फीमेल के केस में हो गया। और जो मेल होगा उसमें दोनों ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे, मतलब Z और Z। क्लियर? तो एकदम ये जस्ट अपोजिट है XX और X0 वाले सिस्टम से। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके NCERT में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ, कहीं पे टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है सेक्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, वहाँ पे क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है वो भी सेक्स को डिटरमाइन करता है। कैसे डिटरमाइन करता है? आपको पता है, एग की हैचिंग होती है। एग की हैचिंग सब लोग को पता है, इंक्यूबेशन सब लोग को पता है। जब एग की हैचिंग होती है, मतलब ऐसे एनिमल्स एग ले करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो जब वो एग ले करते हैं और एग की हैचिंग होती है तो उस टाइम अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है, ऐसी कंडीशन में अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो क्या प्रोड्यूस होगा? तब फीमेल प्रोड्यूस होगी। और वहीं पे अगर 30 या 34 डिग्री से अबव है टेम्परेचर तो मेल का प्रोडक्शन होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैचिंग ऑफ द एग या इनक्यूबेशन ऑफ द एग, जिस तरह का भी टेम्परेचर होगा वैसे ही ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। तो ये भी मैंने प्रीवियस सेशन में बता दिया था। ठीक है, अब आ जाओ म्यूटेशन पे। म्यूटेशन क्या होता है? देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर फैमिली है या कोई ट्रेट है, या जैसे फिर से मेरी जादू की छड़ी आ गई। देखो, जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अचानक इसमें कोई वेरिएशन आ गया, ठीक है, अचानक, जिसके बारे में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपने इसके बारे में सोचा नहीं था। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई क्या आ गया? वेरिएशन आ गया, सडन चेंज आ गया। सडन जो चेंज आ गया इसी को हम क्या बुलाते हैं? म्यूटेशन आ गया। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई फैमिली है जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी कैंसर का पेशेंट नहीं है, ठीक है, या कोई पर्सन है, उसको उसकी बॉडी में कोई, अचानक उसकी बॉडी में रिपोर्ट आती है कि उसकी बॉडी में किसी पार्ट में कैंसर हो गया है। तो ये क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, सडन चेंज आ गया। ठीक है, हो सकता है उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई अचानक, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में क्या आ गया? कोई सडन चेंज हो गया। और इसी सडन चेंज को क्या बुलाते हैं हम? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको म्यूटेशन बुलाते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि म्यूटेशन हो गया। ठीक है, आप म्यूटेशन जो है एक इंग्लिश वर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वर्क कर रहे हो तो उसमें आप म्यूटेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब हो गया कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाए, तो उसको हम बुलाते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन रिफर्स टू एनी सडन चेंज। हेरिटेबल चेंज होते हैं। हेरिटेबल चेंज मतलब अगर किसी पेरेंट की सेल में कोई चेंज आ गया तो वो अपनी ऑफस्प्रिंग में भी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। समझ में आया? क्योंकि वो जीन्स में चेंजेस आ गए हैं। अब वो जीन्स ही तो ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई चेंज पेरेंट के अंदर आ गया, पेरेंट की सेल में कोई भी चेंज आ गया तो वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली जो म्यूटेशन होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। हेरिटेबल मतलब दैट कैन बी इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एन ऑर्गेनिज्म दैट डिस्प्लेज द यूजुअल फिनोटाइप,
जैसे अगर कोई है जो यूजुअल फिनोटाइप होता है, जैसे आपको पता है कि अगर कोई पर्सन है तो उसकी बॉडी में हेयर है, बॉडी पार्ट्स हैं, आई का कलर है, आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि जो आई का कलर है वो या तो ब्राउन होगा या तो ब्लैक होगा। लेकिन अगर मान लो उसकी आई ब्लू हो गई, ठीक है, अगर उसके जनरेशन में उसकी आई क्या हो गई, ब्लू हो गई, तो उसको आप क्या बुला सकते हो कि म्यूटेशन हो गया। क्लियर है? तो अगर कोई भी यूजुअली मतलब जो यूजुअल कैरेक्टर्स हैं अगर वो देखने को मिल रहे हैं तो उसको बुलाते हैं वाइल्ड टाइप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, कि वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म यूजुअल फिनोटाइप एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। लेकिन अगर उसी में कोई चेंज आ जाए, जो यूजुअल फिनोटाइप है उससे कोई चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब म्यूटेशन। अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या है, म्यूटेंट एलील बुलाते हैं या म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है, समझ में आ गया? तो दो टाइप के कैरेक्टर हो गए, एक वाइल्ड टाइप और एक म्यूटेंट, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई शीप है, ठीक है, जैसे सबसे पहले एक ये देखो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री भी थोड़ी सी लिख रखी है, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। म्यूटेशन वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय सेठ राइट, ठीक है, एक इंग्लैंड फार्मर में उन्होंने, इंग्लैंड फार्मर थे, उन्होंने बताया था कि जो एनकन शीप होती है, एनकन शीप के जो लेग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से। वैसे तो शीप के लेग बहुत छोटे नहीं होते, आपने अगर शीप को देखा भी होगा, लाइव देखा होगा या पिक्चर देखी होगी, तो उनके जो लेग्स होते हैं बहुत छोटे नहीं होते। लेकिन जो एनकन शीप्स थे इनके लेग बहुत छोटे थे, उसकी वजह से वो फेंस को क्रॉस नहीं कर पाते थे, मतलब जो बाउंड्री होती थी उसको क्रॉस नहीं कर पाते थे। इसी चीज़ को किसने देखा था सबसे पहले? सेठ राइट ने देखा था और उन्होंने बताया था कि ये म्यूटेंट है, ठीक है, मतलब ये मतलब वाइल्ड टाइप नहीं है, ये यूजुअल फिनोटाइप नहीं शो कर रहा है, ठीक है, ये म्यूटेंट है। उसके बाद एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं, उनका नाम था हीगो डी व्राइज। हीगो डी व्राइज ने एक प्लांट था जिसका नाम था इवनिंग प्राइमोस, जिसका साइंटिफिक नेम है ओन्थेरा लैमार्कियाना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप देख लो, ओन्थेरा लैमार्कियाना, तो इसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमोस। इसमें उन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया था, म्यूटेशन करवाया था और देखा था कि जो म्यूटेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे चेंजेस लेके आते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले म्यूटेशन जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? हीगो डी व्राइज ने दिया था। और सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था, रिकॉर्ड किसने किया था कि म्यूटेशन होता है? सेठ राइट ने किया था। क्लियर है? तो इस तरह से म्यूटेशन के बारे में आपको पता लग गया कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन देखो डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। डायरेक्शनल का मतलब है कि अगर कोई अच्छा चेंज आ जाए, ठीक है, जैसे म्यूटेशन की वजह से अगर किसी को कोई एडवांटेज मिल जाए, कोई वेटेज मिल जाए, तब तो अच्छा है, ठीक है, कि वो सर्वाइव कर जाए या उसके अंदर कोई ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएं जिसकी हेल्प से उसको सर्वाइवल में हेल्प मिल जाए, तब तो म्यूटेशन डायरेक्शनल है। लेकिन अगर म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज़ हो जाए, जैसे कैंसर हो जाए, ठीक है, या और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो हो जाएं तब तो नॉन डायरेक्शनल है, तब तो उसने उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया, और हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म की जनरेशन आगे ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो म्यूटेशन दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? और म्यूटेशन के देखो, म्यूटेशन हम स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब आप लोग जानते होंगे, अपने आप। अगर म्यूटेशन अपने आप हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और अगर म्यूटेशन को हम इंड्यूस करें, हम चाहते हैं कि म्यूटेशन आए, ठीक है, अगर हम कोई भी वेरिएशन लाना चाहते हैं और नेचुरल वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन करवा सकते हैं। म्यूटेशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकल रेज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्स रेज़, गामा रेज़, यूवी रेज़, इनका यूज़ करके हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। तो दो टाइप के म्यूटेशन हो गए, एक स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, और दूसरा इंड्यूस। ठीक है, तो इंड्यूस में हम म्यूटेशन करवाते हैं और स्पॉन्टेनियस में म्यूटेशन अपने आप क्या हो जाता है, हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से दो टाइप के म्यूटेशन मैंने और बता दिए आपको। ठीक, अब देखो म्यूटेशन जो होता है वो इतने टाइप का हो सकता है, इसमें एक टाइप नहीं भी है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, इसको समझ लो कि ये जो ABCD है, ठीक है, ये जान लो ये क्या है, ये जीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स पे जीन्स लगे हैं, ABCDEF जो लिख रखा है। अब जो इसको देखेगा वो कहेगा सर ABCD पढ़ा रहे हैं, ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लो नॉर्मल जो है वो ABCDEF, ये नॉर्मल है। अब आप देख सकते हो कि ABCDEF में अगर इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टा हो जाए, देख रहे हो ABEDCF,
मतलब इससे इन्वर्जन हो गया, मतलब उल्टा हो गया। डुप्लीकेशन मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर जीन की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, तो उसको क्या बुला रहे हैं हम, डुप्लीकेशन बुला रहे हैं। हो सकता है कोई जीन डिलीट हो जाए। सोचो अगर जीन डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, जो जीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी की, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, तो उन जीन में म्यूटेशन आ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो जो जीन होते हैं जो कलर को डिटरमाइन करते हैं, रेड और ग्रीन कलर को डिटरमाइन करते हैं, वो म्यूटेट कर जाते हैं। जब म्यूटेट कर जाते हैं तो उनको वो कलर दिखता नहीं है। क्लियर है? तो डिलीशन भी हो सकता है, मतलब कोई जीन डिलीट हो जाए, कोई जीन अलग से ऐड हो जाए। आप देख सकते हो ABCDL, इसमें L ऐड हो गया, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कई सारे टाइप के म्यूटेशन हो रहे हैं। और लास्ट में देखो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि जैसे मान लो 2 क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स इस पे लगे हैं, कुछ जीन्स इस पे लगे हैं, इसका जीन्स निकल के इधर चला जाए और इसका जीन निकल के इधर चला जाए, तो ये भी क्या है, एक म्यूटेशन है। ठीक है, और इससे वेरिएशन आ सकते हैं, इससे चेंजेस आ सकते हैं। अगर चेंजेस पॉजिटिव हैं, अगर वो बियरेबल चेंजेस हैं, तब तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बियरेबल चेंजेस नहीं हैं तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, पर्सन पे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, बहुत सारी डिजीजेस होने के चांसेस होंगे। क्लियर है? तो इतने टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं। एक म्यूटेशन और होता है जिसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, आपके बुक में वैसे लिखा होगा पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेशन आ गया, पॉइंट का मतलब है कि एक जेनेटिक कोडॉन, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, आपने 11th में पढ़ रखा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट बायोमोलिक्यूल में पढ़े हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और शुगर। ठीक है, तो अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए तो उसको बुलाते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। अभी इसी चैप्टर में हम लोग कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, नाम पे ध्यान दो। सिकल, सिकल मतलब होता है हसिया, सेल एनीमिया मतलब जो ब्लड का शेप होता है, आपको पता है जो ब्लड का शेप होता है वो ऐसे होता है, बाई कॉन्केव होता है। लेकिन जब ब्लड का शेप चेंज हो जाता है तो उसी डिजीज़ को बुलाते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से मैंने ये बता दिया कि म्यूटेशन क्या होते हैं और कितने तरह के म्यूटेशन होते हैं। ठीक है, इन्वर्जन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेशन भी हो सकता है और पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। और म्यूटेशन और 2 टाइप के मैंने बताया, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे ये पूरा लेसन ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। ठीक है, जिसका मतलब है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, आपने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी मैंने बताया था कि कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जो हमारी लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं। मतलब जब हमारी बर्थ होती है तो बर्थ के बाद बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं। जैसे कोरोना अगर देखा जाए तो कोरोना क्या है, एक्वायर्ड है, जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, पहले से नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी के पास कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो जेनेटिकली उसके पास प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी बर्थ होते ही उसके पास वो डिसऑर्डर है, वो अलग बात है, वो डिसऑर्डर बाद में पता लगता है कि ऐसा कोई डिसऑर्डर है उसके बॉडी में, तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या बुलाते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका नाम ही है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल से डेविएट हो जाना। जैसे कोई पर्सन है, उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है कि उसका ब्लड एक पर्टिकुलर टाइम में क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना कि नॉर्मल पर्सन में ब्लड की क्लॉटिंग कुछ मिनट में हो जाती है, तो कुछ पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, अपने आप ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, उसके पीछे जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो देखो नॉर्मल से डेविएट हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को, मतलब ऐसी डिजीज़ेस को क्या बुलाते हैं हम, डिसऑर्डर बुलाते हैं। और ये जेनेटिकली लेवल पे इन्फेक्ट करते हैं, मतलब जीन्स को या क्रोमोसोम को ही क्या कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिनको बर्थ होने के बाद हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे आपने किन्नर का नाम सुना होगा, सब लोग किन्नर जानते हैं, ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो है क्या, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर कब पता लगता है, पहले से तो शुरू से नहीं पता लगता, धीरे धीरे जब ऐसे पर्सन बड़े होते हैं तो उनका फीमेल कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर डेवलप होने लगता है।
ठीक है, उनको फीमेल की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, फीमेल जैसा दिखना पसंद आता है, तब पेरेंट को पता लगता है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है। ठीक है, और उसी डिसऑर्डर को जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम किन्नर बुलाते हैं, हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बुलाते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे बहुत सारे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक डिसऑर्डर होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी आपने सुन रखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन इन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता पर्सन। अगर उसको रेड दिखाओगे तो उसको पता नहीं लगेगा रेड है, और उसको जब ग्रीन दिखाओगे तो ग्रीन में भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। तो दो कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, और ये भी किस टाइप का डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये पता लग गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, देखो आपको मैं एक चीज़ पहले, जो नॉर्मल वुमेन होता है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जो 44 होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और जो 46वां जो पेयर होता है, मेल में XY और फीमेल में XX, इसको क्या बुलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बुलाते हैं। तो ये नॉर्मल कैरियोटाइप होता है मेल में या फीमेल में। ठीक है, ह्यूमन का नॉर्मल कैरियोटाइप क्या होता है? 44 + XY इन मेल एंड 44 + XX इन फीमेल। दिस इज़ द नॉर्मल कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ द या प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम। क्लियर है? ठीक है, अगर मान लो किसी पर्सन में क्रोमोसोम 46 है, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो डिसऑर्डर को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। याद रखना, कभी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल म्यूटेशन होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 के 46 ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो 46 की जगह 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 45 भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल रिलेटेड कोई ना कोई एब्रिवेशन हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या बुलाते हैं हम? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बुलाते हैं। तो दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो गए, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 46 रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाएगा, कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ही कोई चेंज आ गया या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या बुलाते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बहुत इजी है। ठीक है, क्रोमोसोमल नाम से ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, उसके नंबर में कोई डिसऑर्डर हो जाए, उसके शेप में कोई डिसऑर्डर हो जाए, तो उसको क्या बुलाते हैं? हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बुलाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं। ये मैंने देखो बना भी दिया है, ये आप नोट भी कर सकते हो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर किसी पर्टिकुलर जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई ऑल्ट्रेशन हो जाए, और वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। मोस्टली जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र भी होते हैं। ठीक है, मतलब हेरिटेबल होते हैं। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया 46 के जगह 47 हो जाना। अगर किसी का क्रोमोसोम XY होता है, अब इसी में XXY हो जाए, ये हो जाए, तो ये क्या है? एबनॉर्मेलिटी है। किसके बेसिस पे एबनॉर्मेलिटी आ रही है? क्रोमोसोम के बेसिस पे एबनॉर्मेलिटी आ रही है। क्लियर है? तो इस तरह से इस डिसऑर्डर को क्या बुलाते हैं हम? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बुलाते हैं। तो हमें इन्हीं दोनों डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है? आपकी बुक में यही दोनों डिसऑर्डर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा। एक्चुअली जैसे आपने इनहेरिटेंस पढ़ रखी है अभी तक कि टॉल और डॉफ को क्रॉस कराया तो क्या हुआ? टॉल प्रोड्यूस हुआ। राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को जब क्रॉस कराते हैं तो राउंडेड येलो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद F2 जनरेशन में रिंकल्ड ग्रीन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने अभी तक जो इनहेरिटेंस पढ़ी है एकदम सेम यही इनहेरिटेंस आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। उसी का एप्लीकेशन पढ़ना है कि किस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर भी इनहेरिट हो सकते हैं। अगर किसी भी पेरेंट के अंदर या किसी मदर के अंदर या फादर के अंदर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, तो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर एक जगह कन्फाइन हो जाते हैं तो अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर ख़त्म हो चुके होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? ट्रांसफ़र भी होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये धीरे धीरे प्रिवेल होने लगते हैं, इनका प्रिवेलेंस होता है, मतलब ये फैलते हैं।
कि अगर हम उस डिसऑर्डर को वहीं पे कन्फाइन कर दें तो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मैरिज होती है, पता होता नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जब ऑफस्प्रिंग को डिसऑर्डर हो जाता है फिर ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र कर देता है, तो इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिट होते रहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर और सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं और वो कैसे इनहेरिट होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ध्यान से, ऑनेस्टी के साथ, एंथुजियाज़म के साथ आपको पढ़ना है और आगे ज़रूर बढ़ना है, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आई विल सॉल्व योर डाउट, देन आई विल प्रोसीड, तभी मैं आगे प्रोसीड करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट प्रोसीड। क्लियर है? ठीक है। सो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।